स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे असेसमेंट ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, तो जैसे एक पार्टनरशिप को बनाने के लिए एग्रीमेंट चाहिए होता है, वैसे ही हिंदू जॉइंट फैमिली को बनाने के लिए एक स्टेटस चाहिए होता है। मतलब ये एक स्टेटस से अराइज होती है। ठीक है, जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है वो इनकम टैक्स में एक सेपरेट इंडिपेंडेंट यूनिट मानी गई है टैक्स के लिए। वैसे तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, उसका इनकम टैक्स में कोई भी डेफिनेशन नहीं दे रखी है, लेकिन हम इसकी डेफिनेशन हिंदू लॉ से लेते हैं, क्योंकि हिंदू लॉ में इसकी डेफिनेशन दी गई है। तो हिंदू लॉ के अनुसार जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है वो सभी उन मेंबर्स को कंसाइडर करती है जिनका एक कॉमन एंसेस्टर है, कॉमन पूर्वज है, और उनकी वाइफ्स को, मतलब उन सभी मेल मेंबर्स की वाइफ को, और प्लस उनकी अनमैरिड डॉटर्स को, और ऑल्सो और उन स्ट्रेंजर्स को भी जो अडॉप्ट किए गए हैं एक फैमिली द्वारा, उस फैमिली द्वारा। ठीक है, तो बेसिकली हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में दो तरह के मेंबर्स होते हैं। पहला कौन है, जो मेंटेन करती हैं, जैसे कि फीमेल मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, कि जैसे आपकी मम्मी है, वो अपने ससुराल में हक नहीं मांग सकती कि मेरे को प्रॉपर्टी चाहिए, नहीं, लेकिन आपके पापा मांग सकते हैं, क्योंकि उनका उस घर में शेयर है, वो उस घर के वारिस हैं। उसी तरह दूसरा मेंबर वो होता है जो अपने डिमांड कर सकता है अपने शेयर की पार्टीशन के टाइम पर, जब घर में बंटवारा हो रहा है उस टाइम पे वो अपने शेयर की डिमांड कर सकता है। उन मेंबर्स को हम कोपार्टनर कहते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि दो तरह के मेंबर होते हैं, पहला वो जो केवल मेंटेनेंस के लिए होते हैं, एंड दूसरे वो जो अपने डिमांड शेयर की डिमांड कर सकते हैं, जिन्हें हम कोपार्टनर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि सन हो गया, ग्रैंड सन हो गया, ग्रेट ग्रैंड सन हो गए, इन सब का क्या होता है, ये प्रॉपर्टी के होल्डर्स होते हैं। टाइम के साथ साथ जैसे ये पैदा हो जाएंगे, ये प्रॉपर्टी के होल्डर्स आते जाएंगे, बनते जाएंगे। हालांकि जैसे कि आपने सुना ही होगा, आजकल लड़कियों को भी जमीन जायदाद में प्रॉपर अधिकार है, वो अपना हक मांग सकती हैं, वो इक्वली उनके पास राइट है कि वो अपना हक मांग लें। तो उसी तरह जैसे जैसे ये लॉज आते जा रहे हैं, अमेंडमेंट बनते जा रहे हैं, तो एक 2005 में एक अमेंडमेंट हुआ था हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट में। हिंदू सक्सेशन एक्ट में एक अमेंडमेंट हुआ था जिसमें कहा गया था कि जो हिंदू जॉइंट फैमिली है वो मिताक्षर लॉ के अंडर आती है। मिताक्षर लॉ क्या है? मिताक्षर लॉ है कि जहाँ पे घर में लड़का पैदा होते के साथ उसका मतलब हिस्सा बन जाएगा, चाहे पिता है या नहीं हो। मतलब कि पिता पेरेंट्स के जिंदा रहते रहते भी बंटवारा हो सकता है, वो अपने शेयर की डिमांड कर सकते हैं, ये हमारा मिताक्षर लॉ कहता है। ठीक है, तो लेकिन अब तो लेडी मतलब डॉटर्स के लिए भी ये रूल आ चुका था कि अब वो भी डिमांड कर सकती हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि डॉटर भी कोपार्टनर्स हो सकती हैं। यहाँ पे केवल जेंट्स थे ना, जैसे सन, ग्रेट ग्रैंडसन या ग्रैंडसन्स, यहाँ पे अब कहा गया कि डॉटर भी कोपार्टनर्स हो सकती हैं। उनके पास राइट आ गया है, जिस तरह एक लड़के के पास राइट होता है, एक सन के पास राइट होता है, उनकी भी सेम लाइबिलिटीज रहेंगी और सेम राइट्स रहेंगे एक उस प्रॉपर्टी में जिसमें मतलब एंसेस्टर प्रॉपर्टी होती है ना, आपके पूर्वजों की प्रॉपर्टी, उसमें वो सेम वो रहेगी उनकी हिस्सेदारी। ठीक है, एंड जो फीमेल हायर होती है, जैसे मान लीजिए कि आपने अपनी प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के नाम कर दी, तो वो भी पार्टीशन के समय पर अपनी प्रॉपर्टी की डिमांड कर सकती है, जिस तरह एक सन करता है। जिस तरह आप अपनी डिमांड कर सकते थे अपनी फैमिली से पार्टीशन के टाइम पे, अब उसी तरह वो भी पार्टीशन के टाइम पे अपनी डिमांड कर सकती हैं अपनी प्रॉपर्टी की, क्योंकि अब वो भी कोपार्टनर्स हैं, आपने उन्हें अधिकार दे दिया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए क्या चीज़ होनी चाहिए आपके पास? पहले एक कॉमन प्रॉपर्टी होनी चाहिए आपके पास, आपके घर वालों के पास एक कॉमन प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और उस फैमिली में एटलीस्ट 2 मेंबर्स तो होने चाहिए, क्योंकि एक अकेले बंदे से फैमिली नहीं बनती है। ठीक है, तो जो कॉमन प्रॉपर्टी है वो कैसी हो सकती है? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो सकती है कि आपके पूर्वजों की प्रॉपर्टी है वो, या फिर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि पूर्वजों की प्रॉपर्टी की मदद से आई है आपके पास, मतलब आपके पूर्वजों ने, आपके दादा ने आपको 10-20 लाख रुपए दे दिए, या आपके पापा को 10-20 लाख रुपए दे दिए, उन्होंने उससे एक दूसरी प्रॉपर्टी ले ली, एंड देन वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की मदद से आई, मतलब उन्होंने पैसे दिए तभी वो चीज़ आई है, तो वो भी एक कॉमन प्रॉपर्टी के रूप में गिनी जाएगी। ठीक है, एंड थर्ड,
बात ये कहते हैं कि मान लीजिए आपने अपनी मेहनत से कोई पर्सनल एफर्ट से प्रॉपर्टी ली है, लेकिन उसमें कोई भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की हेल्प नहीं है, ऐड नहीं मिली हुई है, मतलब किसी ने कोई पैसा नहीं दिया, वो आपने अपनी मेहनत से दिया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो एक फैमिली की प्रॉपर्टी के हिसाब से मानी जाए कि वो फैमिली की प्रॉपर्टी है, तो हम उसे भी कॉमन प्रॉपर्टी मान लेंगे एक फैमिली, ठीक है। अब बात आती है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कौन कौन आता है। वो सभी पर्सन्स जिनका एक कॉमन एंसेस्टर है। यहाँ पे लाइनली डिसेंडेंट का मतलब है कि रेखिक रूप से, मतलब जैसे घटते नहीं जाते हैं आपके परदादा, उनका फिर बेटा हो, उनका बेटा हो, उनका बेटा हो, मतलब नीचे की तरफ आते हुए लोग। तो वो सभी पर्सन्स जो एक कॉमन एंसेस्टर से आए हैं, उसमें उनकी वाइफ्स भी आ जाती है और उनके अनमैरिड डॉटर्स भी आ जाते हैं। एक वो मेल मेंबर आ जाते हैं और विडो आ जाती है, विडोज आ जाती है उन डिसीज मेल मेंबर के, मतलब मेल मेंबर आ जाते हैं, विधवाएं आ जाती हैं सभी, उन सभी मेल मेंबर्स की, या वो सभी मेल मेंबर आ जाते हैं। एक हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं कि मतलब एक हस्बैंड वाइफ है तो वो भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है। अगर कोई मेल और एक विडो है तो वो भी एक वो हो सकती है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं आगे, तो देखते हैं। तो आगे बढ़ते हुए इसमें भाई भाई भी आ सकते हैं, मतलब अगर ओनली ब्रदर्स है तो वो भी एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में काउंट हो सकते हैं। विडोज हैं, अगर मतलब खाली विडोज हैं, उसमें विधवाएं विधवाएं, तो वो भी एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कंसाइडर होंगी। हालांकि जो अनमैरिड को पार्टनर्स हैं जिन्हें शेयर रिसीव होता है पार्टीशन के टाइम पे, तो वो नहीं बन सकते हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जब तक उनकी शादी नहीं होगी। मान लीजिए ए बी सी डी है, सी की डी के साथ शादी हो रखी है, लेकिन ए और बी खाली हैं, इनकी शादी नहीं हो रखी, ये सिंगल है। एंड अब हो जाता है इस घर का, ये घर है शर्मा हाउस, इस घर का पार्टीशन हो जाता है, तो ये अलग होने के बाद फैमिली बन सकती हैं, लेकिन ये दोनों लोग अलग होने के बाद फैमिली नहीं बन सकते, क्योंकि इनकी शादी नहीं हो रखी है या इनके साथ और कोई नहीं रह रहा है। अगर ये अकेले अकेले हैं तो ये अकेले एज ए इंडिविजुअल कंसिस्ट किए जाएंगे, ना कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। लेकिन इनकी मैरिज के बाद और इनके पास अगर कोई जॉइंट प्रॉपर्टी रहती है तो ये अपने आप को और अपनी वाइफ को एज ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कंसाइडर करेंगे, मतलब जिनके पास कॉमन प्रॉपर्टी रहती है, क्योंकि प्रॉपर्टी होना तो एक एलिजिबिलिटी है ना हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होने के लिए, तो ये अपने आप को एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कंसाइडर करेंगे। कर्ता ऑफ द फैमिली, कर्ता ऑफ द फैमिली एक सीनियर मोस्ट मेल मेंबर होता है एक फैमिली का, जो कि अपनी फैमिली के बिहाफ पर काम करता है, उसे हम कर्ता कहते हैं, ठीक है। उसके पास सारे राइट्स होते हैं, राइट ऑफ मैनेजमेंट उसी के पास होता है। अगर कोई कर्ता जो है वो टाइम बोल जाता है, डेड हो जाता है, देन उसके बाद जो जूनियर मेल मेंबर होता है वो एज अ कर्ता अपॉइंट किया जाता है। अगर वहाँ पे कोई जूनियर मेल मेंबर नहीं है या कोई भी मेंबर नहीं है उस फैमिली में, या है लेकिन वो साउंड नहीं है, वो दिमाग अपना काम अपने दिमाग से नहीं कर सकता, तो में जो उस फैमिली में जो सीनियर मोस्ट फीमेल मेंबर होगी उसे हम कर्ता मान लेंगे, ठीक है। मतलब जो सीनियर मोस्ट फीमेल मेंबर होगी उसे हम कर्ता मान लेते हैं कि हाँ भाई ये अब इस घर की कर्ता धरता है। तो हिंदू लोग के अनुसार दो स्कूल्स दिए गए हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए, मिताक्षरा स्कूल एंड दया भागा स्कूल। तो मिताक्षरा स्कूल में कहते हैं कि ये पहली बात ये लागू कहाँ होता है, पूरे इंडिया में, बस कुछ चीज़ों को छोड़कर, जैसे कि स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, इसे छोड़कर, असम को छोड़कर या उड़ीसा के कुछ पार्ट को छोड़कर ये पूरे भारत में लागू होता है। इस स्कूल के अनुसार जो है कि सन जो है वो अपना इंटरेस्ट मांग सकता है अपने पापा से, उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में से, जब वो पैदा हुआ है वो अपना डिमांड कर सकता है पार्टीशन के टाइम पे या पार्टीशन के लिए। इसका मतलब है मान लीजिए एक पी है, हाँ एक पी है, इसका एक बेटा हुआ ए, एंड अब क्या है कि ये डिमांड कर सकता है अपने पापा से कि मेरे को अलग होना है, ठीक है। तो ये कि इसके फादर अभी जिंदा है, ये उस टाइम पे डिमांड कर सकता है बाय बर्थ, क्योंकि इसका बर्थ हो चुका है, तो ये इसके शेयर में या इनके पूर्वजों के शेयर में ऑटोमेटिकली इसका एक शेयर आ चुका है, ठीक है। बट लेकिन कुछ एक्सेप्शनल्स हैं कि अगर वो प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड है उसके पापा द्वारा, उसके फादर द्वारा, तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, क्योंकि उसने अपनी खुद की इनकम से एक्वायर की है। तो ऐसे में उसके पापा, मतलब वो
जो लड़का है, जो ए है, अगर बी ने अपनी मेहनत से कोई मकान बनाया है, तो ए इस घर के बंटवारे की डिमांड नहीं कर सकता। ए बस उस घर के बंटवारे की डिमांड कर सकता है जो इनके पूर्वजों ने बनाया है। ठीक है, अब आ जाते हैं दया भागा स्कूल में, कि दया भागा स्कूल क्या होता है। ये अप्लाई होता है वेस्ट बंगाल, असम और कुछ पार्ट्स के, उड़ीसा के कुछ पार्ट्स में। तो इसमें क्या होता है कि सन को ये राइट जब भी मिलता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में राइट जब भी मिलता है जब उसके फादर की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे तो ये था ना कि आपके फादर जिंदा है, फादर साहब जिंदा है, आप उनके जिंदा रहते हुए पार्टीशन की डिमांड कर सकते हैं। लेकिन दया भागा स्कूल में ऐसा नहीं है, आपके फादर जिंदा है और जब तक वो खुद विलिंग नहीं करते हैं आप उनसे डिमांड नहीं कर सकते। वो अपने पूर्वजों की प्रॉपर्टी को किसी तरह इस्तेमाल करे, वो बेचे, डोनेट करे, ट्रांसफ़र करे, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर आपके फादर साहब अब मान लीजिए नहीं है, तो आप इस स्कूल के हिसाब से, दया भागा स्कूल के हिसाब से, अब आप उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में पार्टीशन कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाती है बात सिख, जैन और अनडिवाइडेड फैमिलीज की। मतलब हिंदू के अलावा तो बहुत सारी कास्ट है, मुस्लिम के लिए अलग लो है, तो जैन और सिख कहाँ जाएंगे। तो इन्होंने कहा गया है कि जैन और सिख को भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में मान लिया जाएगा, अनलेस अगर वो कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसिस नहीं दिखाते हैं तो उन्हें तब तक ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा कि वो एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है। ठीक है, उनका मतलब जो असेसमेंट होगा, जो उनका टैक्स भरा जाएगा एक फैमिली के अनुसार, वो एक हिंदू फैमिली के अनुसार ही भरा जाएगा, तब तक जब तक वो खुद को कुछ अलग सर्कमस्टेंसेस में शो ना करते, या जब तक वो खुद ना चाहे, उन्हें ऐसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। ओके।